आप सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस में स्वागत है। सभी लोग पेपर दे दिए होंगे, तो जो पोल्टी और आईआर के प्रश्न आए हैं उस पर जरा सा चर्चा कर दिया जाए। देखिए, पहला जो ये बी सीरीज है, बी सीरीज में जो भी क्वेश्चन है उसी को हम लोगों ने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है पोल्टी का जो प्रश्न था, सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना 1971 पारित किया गया था, सही बात है। आप जानते हैं कि सान्याल समिति जो है 1963 में जो है बनाई गई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए समिति बनाई गई थी। उस समय जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, तो सान्याल साहब उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है, सही बात है। क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था, सुप्रीम कोर्ट जो है 129 के तहत और हाई कोर्ट जो है 215 के तहत अभिलेख न्यायालय माना गया है। तो अभिलेख न्यायालय जो माना जाता है उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो उसका जो एविडेंस है और दूसरा जो है उसको दंड देने का अधिकार है, अवमानना का अधिकार है, अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो ध्यान रखिए कि भारत के संविधान में जो है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना की बात नहीं की गई है, बल्कि 1971 का जो एक्ट है उसमें इसको परिभाषित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, भारत का संविधान में नहीं बल्कि 1971 के अधिनियम में। चौथा स्टेटमेंट है भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ऐसे समझिए। आप लोग समवर्ती सूची में पढ़ेंगे तो समवर्ती सूची में 14 नंबर जो लाइन है उसमें जो है न्यायालय की अवमानना, तो आप जानते हैं कि न्यायालय की अवमानना में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहां केवल शब्द नहीं लिखा है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए केवल संसद में शक्ति निहित है। यदि केवल रहता तो गलत हो जाता, संसद में शक्ति निहित है, सही बात है। मैंने बताया कि समवर्ती सूची में जो 14 नंबर है समवर्ती सूची का, उसमें लिखा गया है न्यायालय की अवमानना, ब्रैकेट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं। तो आप देखते हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब फिर आप देखते होंगे कि केंद्र सूची में 77 नंबर जो लिखा गया है, उस 77 नंबर में जो है केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। तो यहां पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, सही बात है। लेकिन अन्य मसलों पर जो है राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन यहां केवल शब्द नहीं है, इसलिए यह भी सही होगा। तो इसका आंसर जो है वो देखा जाए तो आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका 3 नंबर आंसर गलत है, तो देखिए 2 नंबर तो ये खत्म। इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, 1 2 4, 1 2 4 आंसर होगा। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है, सही बात है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं अभी बताया हूं कि जो केंद्र सूची का जो 77 नंबर पॉइंट है उसमें केंद्र सरकार को अधिकार है, और समवर्ती सूची में भी जो है 14 नंबर पर लिखा गया न्यायालय की अवमानना, उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शामिल नहीं है। तो उसमें जो है राज्य सरकार को भी अधिकार कुछ दिया गया है, लेकिन यहां केवल शब्द नहीं है, इसलिए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ये मैंने क्लास में कराया भी था, न्यायालय की अवमानना। देखिए यूपीएससी में थोड़ा बहुत तो प्रश्न इधर उधर आता ही है, और हम लोग को तो है उसके लिए भाई देखिए इस बार भी मेरिट जो है 45 46 4-5 क्वेश्चन मेरिट कम हो सकता है, क्योंकि पेपर उतना भी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। ऐसा नहीं है, सब इसमें शामिल है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है, बार काउंसिल को जो है विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है, सही बात है। तो इसमें जो है वो देखा जाए तो 1 नंबर स्टेटमेंट गलत है, 2 नंबर सही है, तो केवल 2 सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये तो सब आप लोग कर लिए होंगे। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, गलत। मैं बताया था कि जो भी अमेंडमेंट बिल है उसमें राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे लोकसभा राज्यसभा में रखा जा सकता है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अनुमति दे, सही बात है। समय सीमा का उल्लेख नहीं है, पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता है, बाध्यकारी है, सही बात है।
संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पारित होना चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। सही बात है, पढ़ाया भी था आप लोगों को, कॉपी में देखिए लिखा भी होगा। 1 नंबर गलत है, 1 नंबर जहां जहां है काटिए इसको, 2 और 3 सही है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। जैसा समझिए बात को, भारत के संविधान में जैसे अनुच्छेद 53 पढ़िए तो क्या लिखा है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नाम तो नहीं लिखा है ना। और अनुच्छेद 74 को भी पढ़ लीजिए तो 74 में भी कहा गया कि राष्ट्रपति को जो है सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्री शब्द का उल्लेख है। पहला तो तर्क यह है कि मंत्री शब्द का उल्लेख है, भारत के संविधान में लिख रहा है, भारत के संविधान में मंत्री शब्द का उल्लेख है। ये तो मंत्रिपरिषद के भीतर क्या क्या आता है ये हम लोग कहते हैं। भाई मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग तो केवल एक बार हुआ अनुच्छेद 352 में, लेकिन मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग तो हर जगह हुआ है। लेकिन मंत्रिपरिषद में क्या क्या आएगा ये संविधान में नहीं लिखा है, बल्कि देखा जाए तो नियमावली के तहत ये सब है। एक तो तर्क ये है और दूसरा तर्क ये भी है कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तो राज्य मंत्री का ही एक कैटेगरी है। तो 3 ही कैटेगरी सामान्य रूप से देखा जाता है, 4 भी लिखता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। ये मंत्रिपरिषद के भीतर क्या होता है ये चीज है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताया था कि पीएम और सीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना हो गया, 15% गुणे निचला सदन या 12 जो भी अधिक हो, यही तो बताया था। तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो यहां पर केवल 2 सही होगा, बी आंसर होगा। लिखा भी है, आप लोग के कॉपी में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, एकाधिकार है? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। तो बताइए आपात की उद्घोषणा, आपात का मतलब 352 और 352 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अधिकार है। दोनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 महीने के भीतर होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि आपात की उद्घोषणा जो है लोकसभा की अनन्य शक्ति थोड़े ना है, गलत। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव कहां आएगा, लोकसभा में। सही बात है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये बताइए कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो लोकसभा और राज्यसभा में से कोई में भी किसी में भी प्रस्ताव पहले आ सकता है, दोनों द्वारा पारित होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 सही हुआ। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 2, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। लिखवाया था कॉपी में, ध्यान दीजिएगा। 6 माह के भीतर दल का सदस्य बन सकता है, दल बदल लागू नहीं होगा। लेकिन 6 महीने के बाद यदि राजनीतिक दल का सदस्य बनेगा तो दल बदल लागू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। क्यों, नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। शामिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद यदि किसी राजनीतिक दल में शामिल होगा तब दल बदल का कानून लागू होगा। दल बदल कानून बताया तो था कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल का कानून जो है राजीव गांधी साहब ने बनाया था। फिर 91वां संविधान संशोधन द्वारा उसमें कुछ प्रावधान जोड़ा गया था, जैसे 15% वाला प्रावधान जोड़ा गया था। यह गलत है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। सही बात है। आप लोगों को दल बदल पढ़ाते समय बताया था, यही तो समस्या है कि स्पीकर 4 साल 5 साल तक निर्णय नहीं देता। राजस्थान का मसला, झारखंड का मसला, पश्चिम बंगाल का मसला, तमाम मसले इसी के लिए तो आए थे। तो अभी तक जो है यही स्थिति है कि जो पीठासीन अधिकारी है, जो स्पीकर है, उसको समयावधि का उल्लेख नहीं है। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। सही बात है।
तो इसमें क्या होगा आंसर? बी, केवल 2 सही है। देखिए पोल्टी के प्रश्न जो है, जो भी 15-20 क्वेश्चन सब मिलाकर पोल्टी IR आया है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आसान भी है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन कठिन है, लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। मैं भी तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि 1-2 आंसर हमसे भी गलत लग जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। देखिए हमारे यहां स्पष्ट रूप से जो अनुच्छेद है 76, अटॉर्नी जनरल को जो है अधिकार है कि वो सदन में बैठक में भाग ले सकता है, मत देने का अधिकार उसको नहीं है। सॉलिसिटर जनरल शब्द का उल्लेख नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है संवैधानिक पद नहीं है, कानूनी पद है, कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल शब्द का उल्लेख 76 में नहीं है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं। वैसे भी स्टेटमेंट पढ़ते तो गलत हो जाता, एकमात्र अधिकारी का मतलब एक ही ने लिखना चाहिए था, 2 कैसे लिख देगा, तो ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरी चीज कि महान्यायवादी शब्द का उल्लेख है, सॉलिसिटर जनरल शब्द का उल्लेख तो है नहीं। सॉलिसिटर जनरल जो है अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होता है, और यह जो है विधिक पद है, यह विधिक पद है, और अटॉर्नी जनरल जो है संवैधानिक पद है, यह संवैधानिक पद है, यह गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है। सही बात है, जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ये बताइए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, तो कोई सरकार चली जाएगी तो इस्तीफा क्यों देगा? ऐसा तो संविधान में लिखा ही नहीं है। संविधान में तो यही लिखा है ना कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, इसका मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो जब दूसरी मंत्रिपरिषद आएगी कहेगी तो हट जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार के जाने के बाद वो इस्तीफा दे देगा, लिखवाया तो था। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, बार बार कहता हूं। और आपको ध्यान होगा कि ये जो लिखा है कि भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है, तो आप लोग जब पढ़ते होंगे अनुच्छेद 88, तो अनुच्छेद 88 में जरा पढ़िएगा। यही तो लिखा है कि महान्यायवादी जो है चाहे संयुक्त बैठक हो, संसद की समिति हो, संसद की समितियों में भी सदस्य बन सकता है, और फिर जो है संसद का कोई भी सदन हो उस बैठक में भाग ले सकता है। तो यहां पर सॉलिसिटर जनरल शब्द का उल्लेख तो है नहीं अनुच्छेद 88 में भी, इसलिए वो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और वह जो है वह देखा जाए तो जब सरकार चली जाएगी, सरकार यदि अपना त्यागपत्र, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, जब वह सरकार जिसने नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, तो सरकार के इस्तीफा देने से पद समाप्त नहीं होगा, बल्कि मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति से कहेगी तब यह पद समाप्त होगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, न तो 1 न तो 2, ये आंसर होगा। अब जैसे चलिए, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा। सही बात है। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध परमादेश पढ़ाया था ना, मैंडेमस, सार्वजनिक कर्तव्य के लिए कोई सार्वजनिक कार्य यदि सौंपा गया है प्राइवेट संगठन को, तब तो चलिए मामला बन सकता है, लेकिन कोई सार्वजनिक यदि कार्य नहीं है तो फिर उसके खिलाफ मैंडेमस कैसे जारी होगा? तो सही तो लिख रहा है कि प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, परमादेश नहीं होगा। सही बात है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। ये बताइए, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो, सरकारी कंपनी होगा तो परमादेश जारी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह गलत है। कोई सरकारी कंपनी है तो परमादेश जारी होगा। यह लिख रहा है कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गलत। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अरे पब्लिक माइंडेड पर्सन का मतलब लोक हितवाद करने वाला कोई व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, नागरिक समाज का व्यक्ति, उसको पब्लिक माइंडेड पर्सन कहा जाता है। तो पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। कोई भी
कोई भी व्यक्ति क्यो वारंटो जारी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्यो वारंटो के लिए न्यायालय में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो लोक श्रवण व्यक्ति लिखे चाहे कोई व्यक्ति लिखे, बात सही है, ये सही है स्टेटमेंट। 2 नंबर गलत हो गया, 1 और 3 सही है, सी आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा तो ध्यान से पढ़ेंगे भाई। देखिए हम कहते हैं कि यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जा सकता है भाई। क्यो वारंटो क्या है? कोई भी सरकारी पद है, तो यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पद को गलत तरीके से धारण किया है, दुरुपयोग कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति बात दायर कर सकता है। ठीक है, सही है। ये गलत, 2 नंबर गलत, 1 और 3 सही। ठीक है, तीसरे नंबर चलिए। लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियम के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। सही बात है। स्पीकर का चुनाव किस दिन होगा? जब जिस दिन राष्ट्रपति निर्धारित करे। कॉपी में देखिए, उसी में लिखवा रखा हूं, एक ही पैराग्राफ में यह शब्द लिखा गया है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो स्पीकर डिसाइड करे। ये सही बात है, यह आज्ञा परक है, मैंडेटरी। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। तो बताइए, विपक्षी दल है या सत्ता पक्ष है? निर्दलीय भी तो रहते हैं, निर्दलीय भी तो उपाध्यक्ष बन सकता है, अब बने भी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये मैंडेटरी थोड़े ना है कि उपाध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का होगा या विपक्ष का होगा। अरे निर्दलीय भी तो हो सकता है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसा कि अध्यक्ष की। उसके भी निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकती। सही बात है। यदि उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है तो उसको वही शक्ति प्राप्त होता है जो स्पीकर को प्राप्त है। तो सही बात है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्पित होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कोई भी सदस्य ला सकता है। यह भी गलत है। 1 और 3, इसका आंसर 1 और 3 होगा, ए होगा आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से। 2 नंबर तो गलत है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कोई भी निर्दलीय भी बन सकता है, गलत। ये ठीक है, सही। 1 और 3 होगा। 4 नंबर जब पढ़ ले, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। G20 में पढ़ाया भी था, करंट में G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात भी किया था कि इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। मोदी साहब भाग लेने गए थे इटली, याद होगा तो, नवंबर 2021 की घटना है। ये बताइए, फ्रेमवर्क में G20 और उसके साथ पेरिस क्लब समर्पित पहल है। सही तो बात है। और ये जो है अधारणीय ऋण वाला जो चीज था कि उसमें भी माना गया था कि सपोर्ट इन ए स्ट्रक्चरल मैनर लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्थ। तो ये तो लिखा ही है उसमें, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी होगा। अब ये समुद्री कानून वाला है। अब देखिए, जो समुद्री कानून है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको कहा जाता है। तो ये 1982 में जो है समझौता हुआ था और इसमें कहा गया था जब 60 देश हस्ताक्षर कर देंगे तब से लागू हो जाएगा। तो जानते हैं कि गयाना जो है 60वें देश के रूप में जो है हस्ताक्षर किया था और 60वें देश के रूप में हस्ताक्षर किया था 1994 से। और 1994 में जब हस्ताक्षर किया था तब जानते हैं कि 1994 से यह लागू हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों है? यूएनएससी की अध्यक्षता उस दिन जब करंट पढ़ाया था तो बोला था कि यूएनएससी की अध्यक्षता जो है भारत ने किया अगस्त में। तो अगस्त में किया और उसमें जो है आप जानते हैं कि 10 अगस्त की बात है कि मोदी साहब जो है उसका संबोधन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। मोदी साहब ने जो है समुद्री सुरक्षा कानून की बात किया था। उसमें 5 बातों की चर्चा उन्होंने किया था कि वैध समुद्री व्यापार से प्रतिबंध हटाया जाए, शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, नॉन स्टेट जो फैक्टर है या इसी प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा है, तमाम जो चीजें हैं उसके लिए जो है उपाय किया जाए, संसाधन को साझा करने का प्रयास किया जाए और जिम्मेदार
समुद्री संपर्क पर विकास किया जाए, इस तरह की बातों का उन्होंने चर्चा किया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन गलत नहीं है तो उसी से संबंधित। करंट में उस दिन बोला भी था कि समुद्री कानून वाला थोड़ा सा स्टेटमेंट सब पढ़ लेना चाहिए। ये बताइए, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक 12 नॉटिकल मील, सही बात है। सभी राज्यों को, चाहे वे तटीय हो या भूमध्य भाग के हो, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। देखिए, बिना रोक टोक तो नहीं होता है भाई, कुछ तो प्रतिबंध है। अब कुछ प्रतिबंध है तो मेरे समझ से तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और 200 समुद्री मील वाला है तो ये बात सही है। 1 और 3 इसका आंसर होगा, सी होना चाहिए। लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, 1 नंबर तो सही है, 3 नंबर तो 100% सही है। और जानते हैं कि इसमें जो है वर्तमान में अभी 2011 तक जो है 161 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। और उस समय चर्चा जब हुआ था तो मोदी साहब ने इस पर चर्चा भी किया था, इसलिए प्रश्न पूछा भी है। मेरे समझ से 1 और 3 होना चाहिए। मैं बताया कि 1-2 क्वेश्चन आंसर गलत लग सकता है। अब इसमें जो है अगला प्रश्न समझिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी कभी समाचार पत्रों में सेंकाकू को ही जो है वह दियागो भी बोलते हैं, पढ़ाया था आईआर में। अब बताया था कि सबसे पहले यही मसला आया था, 1894 का ये मसला है। पूर्वी चीन सागर में जो है, आप जानते हैं कि पूर्वी चीन सागर का ये मसला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी की जब पराजय हो गई तो यह विवाद बढ़ने लगा। चीन आर्थिक रूप से जो है संपन्न हो गया, चीन सैनिक रूप से संपन्न हो गया और धीरे धीरे यहां पर अपना विस्तार करने लगा। और इस तरह से देखा जाए तो दूसरे देश इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और यहां पर चीन जो है कृत्रिम द्वीप बनाया, यहां पर चीन सैटेलाइट लगाया, कम्युनिकेशन एंटीना लगाया। और इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका सहित पश्चिमी देश इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये तो तथ्य है। अब इसी तथ्य पर इसको देख लीजिए, दक्षिणी चीन सागर है नहीं, पूर्वी चीन सागर का मसला है। ये तो वैसे ही गलत हो गया। ताइवान, इससे क्या लेना देना, ये भी गलत है। यही सही है, बी सही होगा आंसर। भाई उसमें बहुत सारा विवाद है ना, जैसे इस पाटली द्वीप समूह का विवाद है, पार्सल द्वीप समूह का विवाद है, प्रतास द्वीप समूह का विवाद है। तो ये जो है वो देखा जाए तो ये जो सेंकाकू लिखा है इसी को दियागो भी कहा जाता है। सेंकाकू जापानी शब्द में कहा जाता है, दियागो जो है वो चीन बोलता है इसको दियागो, चाइनीज भाषा में इसको दियागो बोला जाता है एक ही चीज। लेकिन पूर्वी चीन सागर का ये मसला है, इसका आंसर भी होगा। अभी इस चलिए, इसमें जो है जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें हमेशा जो है ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए जब कोई संस्था है तो उसमें आपको बताया था कि जो जो संस्था भारत जिसका सदस्य है वो आपको ध्यान रखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बताइए भारत इसका सदस्य है। अब जानते हैं कि जनवरी 2016 से जो है प्रारंभ हुआ। अब भारत भी 2016 में ही सदस्य बना, 11 जनवरी 2016 को भारत इसका सदस्य बना, तो भारत इसका सदस्य है। और ये जो है वह जो MTCR पढ़ाया था IR में, ये बताइए जो MTCR था, बताया था कि MTCR जो 1987 में बनाया गया था, G7 के जो देश थे शुरू में उन लोगों ने मिलकर बनाया था, जिससे जो मिसाइल जो प्रौद्योगिकी है उसका हस्तांतरण इधर उधर जो जाता है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। बाद में अनेक देश इसके सदस्य बने और 2016 में जो है 2016 में भारत जो है इसका सदस्य बना, 35वें देश के रूप में भारत भी इसका सदस्य बना। तो इसमें भी भारत सदस्य है। और ये संघाई कोऑपरेशन संगठन, इसमें तो भारत सदस्य ही है। उस दिन बताया था कि भाई जो SCO है, पढ़ाई भी तो था करंट में भी, SCO में भी तो भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बन गया, तो इसमें भी भारत सदस्य बन गया। तो देखा जाए तो तीनों की सदस्यता भारत के पास है। 1 2 3 तीनों आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और ट्रांसफर्ड विषयों में बांटे गए थे। बताया था कि जो द्वैध शासन है, पढ़ाया भी था द्वैध शासन। और द्वैध शासन में जो है 2 तरह के विषय थे, एक तो आरक्षित था जो गवर्नर के पास था, और फिर जो है एक हस्तांतरित था, ये जो है चुनी गई सरकार के पास था।
चुनी गई सरकार के पास था। तो जब पंचायत व्यवस्था पढ़ाया था तो बोला था कि स्थानीय स्वशासन जो है 1919 में ये जो है हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया था, राज्य सूची में रखा गया लेकिन हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया था। लिखवाया भी हूं कॉपी में, देखिए स्थानीय स्वशासन इसमें रखा गया था। बाकी न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, ये सब तीनों जो है वो देखा जाए तो ये आरक्षित विषय के रूप में थे। दो तो होगा ही नहीं, 1, 3, 4 आंसर लगाइए। सी लिखा भी है स्थानीय स्वशासन, अरे न्याय हुआ, राजस्व हुआ, पुलिस हुआ, ये सब जो है वो देखा जाए तो गवर्नर के पास था। जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा था, स्थानीय स्वशासन था, ये सब जो है जितने विषय बिना काम के थे ये सब जो है हस्तांतरित विषय के रूप में रखे गए थे। तभी तो गांधी जी ने कहा कि भाई त्यागपत्र दीजिए, आंदोलन के लिए तैयार रहिए। ये कोई सरकार थोड़े ना हुआ कि अधिकार तो हम लोग के पास कुछ नहीं है, केवल जिम्मेदारी है। और ये सब तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासत में नामित सदस्य होंगे, सही बात है। 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसमें जो है ये बात लिखा गया था। और नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से हस्ताक्षर करे। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, चाहे तो स्वतंत्र हो जाए चाहे तो यथास्थिति बनाए रखे, ये इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो शब्द लिखा है लास्ट में वो गलत है, मेरे समझ से 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 होना चाहिए। इस शब्द नहीं लिखा है कि ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले, ऐसा शब्द नहीं लिखा है। अब देखिए ये तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये जो सामाजिक विषय वस्तु है उसके बारे में लिखा गया है, इसलिए इतना तकनीकी रूप से अभी तो मुझको ध्यान नहीं है भाई। मैं बाद में उसको देख के भले बता दूंगा लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से एक और इसके परिणाम सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित होता है। देखिए, जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों का अंतरित करने पर रोक लगेगी, बात सही है, ये ऐसा है। यदि किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इससे उस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन किया जाएगा, यह भी बात सही है। यह क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र जो विशेष राज्य का, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, इन दोनों आंसर में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब दोनों आंसर लिखा गया एक्यूरेट ही है। पहला भी एक्यूरेट है, पहला तो एकदम स्पष्ट रूप से है। दूसरा इसलिए है कि यदि दूसरा लागू होगा तो पहला उसमें समाहित हो जाएगा। तो इसमें ए और बी में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब यही है कि अब इसको एक आंसर तो मैं अभी लगाने की स्थिति में नहीं हूं। दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन सृजन को होगा, ये तो बात सही है। ये तो लिखा ही है उसमें, 5वीं अनुसूची में तो लिखा ही है। जो 22वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था प्रावधान, उसके तहत भी ये शामिल है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी के सही होने की है। अब जैसा चलिए, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वाली समिति नहीं है, ये महासभा से जुड़ी हुई समिति है। तो पहले तो ये गलत ही हो गया, महासभा से जुड़ी हुई समिति है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। अब देखिए, यह महासभा को अनुमोदन हेतु तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का अवलोकन करती है। 1 नंबर तो होगा नहीं, तो 2 तो आंसर वैसे ही खत्म हो गया। अब 2 आंसर खत्म हो गया। अब देखिए, ये जो बैठक होती है, 2 बार तो बैठक होती है। अब हमको 3 बार की बैठक का तो पूरा कंफर्म नहीं है। महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने तो सही है, 3 नंबर तो सही है। मेरे समझ से इसका आंसर जो है 2 और 3 हो सकता है। अब ये है कि 2 बार तो बैठक होती है, हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो, क्योंकि 21 में कुछ परिवर्तन हुआ था तो अब ध्यान नहीं आ रहा है। पारंपरिक रूप से लिख रहा है कि प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में बैठक होती है, तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 नंबर तो सही है ही है, 3 नंबर तो 100% सही है।
3 तो है ही है, अब 2 इसकी बैठक हो सकती है। अब जैसे चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक की स्थिति प्रदान कर सकता है, सही बात है। अरे गैर सदस्य राज्यों को जो है उसको फिलिस्तीन को तो किया ही गया था, स्विट्जरलैंड को भी तो किया गया था, सही है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक की स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, सही बात है। यूरोपियन यूनियन को भी है, अरब लीग को भी है, अफ्रीकी संघ को भी है, ये भी सही है। यूएन महासभा के स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते, एकदम सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी होगा आंसर। बस इतना ही प्रश्न OLTIR का आया था और आप सभी लोग जो है वो देखा जाए तो मेंस की तैयारी में लगी है। देखिए मेरिट जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, 50 के आसपास ही रहता है, लेकिन 50 से कम रहने की उम्मीद है और हमारी शुभकामना है कि सभी लोग पेपर दिए होंगे, अच्छा पेपर हुआ होगा। और देखिए पेपर कम हो ज़्यादा हो, मेंस की तैयारी तो करना ही आप सभी लोगों को। सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।